नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। दोस्तों, भारत के प्राचीन इतिहास में यदि किसी साम्राज्य ने पहली बार पूरे उपमहाद्वीप को एक राजनीतिक इकाई में बांधने का सपना देखा और उसे साकार भी किया, तो वह था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य केवल एक राजवंश नहीं था, यह भारत के इतिहास में प्रशासन, राजनीति, कूटनीति, सेना और अर्थव्यवस्था की एक सुव्यवस्थित प्रणाली का आरंभ था। इसी साम्राज्य ने भारत को पहली बार यह अनुभव कराया कि एक विशाल भूभाग को एक केंद्र से कैसे संचालित किया जा सकता है। मौर्य साम्राज्य के उदय से पहले भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत अस्थिर थी। मगध में नंद वंश का शासन था। नंद शासक अत्यंत शक्तिशाली थे। उनके पास विशाल सेना और अपार धन था, लेकिन उनका शासन जनता के लिए बोझ बन चुका था। कर बहुत अधिक थे, दरबार में अहंकार था और विद्वानों का सम्मान नहीं था। यही परिस्थितियां आगे चलकर एक बड़े परिवर्तन का कारण बनी। इसी समय इतिहास के मंच पर प्रकट होते हैं आचार्य चाणक्य। चाणक्य तक्षशिला के महान विद्वान थे। वे केवल ब्राह्मण या शिक्षक नहीं थे, बल्कि राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति के गहरे ज्ञाता थे। उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र आज भी शासन व्यवस्था का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। कहा जाता है कि जब आचार्य चाणक्य नंद दरबार में गए तो वहां उनका घोर अपमान किया गया। इस अपमान ने चाणक्य को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा ली कि वे नंद वंश का अंत करेंगे। इसी प्रतिज्ञा के दौरान चाणक्य की भेंट होती है एक युवक से, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन साधारण था, लेकिन उसमें असाधारण नेतृत्व क्षमता थी। चाणक्य ने उसमें भविष्य का सम्राट देखा। उन्होंने चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्ध नीति, प्रशासन और गुप्तचर व्यवस्था की शिक्षा दी। यह गुरु शिष्य संबंध आगे चलकर भारतीय इतिहास का सबसे प्रभावशाली संबंध बन गया। चाणक्य ने नंद वंश को सीधे चुनौती नहीं दी। उन्होंने पहले छोटे छोटे राज्यों को संगठित किया, सीमांत क्षेत्रों को अपने प्रभाव में लिया और जनता का समर्थन तैयार किया। यह एक लंबी रणनीति थी। अंततः मगध में विद्रोह हुआ और धनानंद को सत्ता से हटा दिया गया। इसी के साथ नंद वंश का अंत हुआ और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में एक नए युग का आरंभ था। उन्होंने एक केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया। राज्यों को प्रांतों में बांटा गया। प्रत्येक प्रांत पर विश्वसनीय अधिकारी नियुक्त किए गए। कर व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया गया। कृषि, व्यापार और खनन सभी पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हुआ। मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका गुप्तचर तंत्र था। आचार्य चाणक्य के निर्देश पर राज्य में व्यापक जासूसी व्यवस्था बनाई गई। साधु, व्यापारी, कलाकार और सेवक सभी के रूप में गुप्तचर नियुक्त थे। इससे राज्य को हर प्रकार की सूचना समय पर मिल जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे बड़ी चुनौती उत्तर पश्चिम से मिली। सिकंदर की मृत्यु के बाद यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर भारत के सीमांत क्षेत्रों पर अधिकार बनाए रखना चाहता था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ। अंततः एक ऐतिहासिक संधि हुई, जिसके अंतर्गत सेल्यूकस ने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के बड़े क्षेत्र मौर्य साम्राज्य को सौंप दिए। बदले में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। यह भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक समझौता माना जाता है। सेल्यूकस ने अपनी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र नगर, प्रशासन, समाज और सेना का विस्तृत वर्णन किया। उसके अनुसार पाटलिपुत्र विश्व के सबसे भव्य नगरों में से एक था। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का अंतिम चरण अत्यंत प्रेरणादायक है। सत्ता और वैभव त्याग कर उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। जैन परंपरा के अनुसार वे श्रवण बेलगोला गए और संलेखना द्वारा अपने जीवन का अंत किया। यह दिखाता है कि मौर्य साम्राज्य केवल शक्ति का नहीं, त्याग का भी प्रतीक था। और फिर उसके बाद यहीं से मौर्य साम्राज्य की बागडोर अगली पीढ़ी के हाथों में जाने वाली थी। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के त्याग के पश्चात मौर्य साम्राज्य की बागडोर उनके योग्य पुत्र सम्राट बिंदुसार के हाथों में आई।
सम्राट बिंदुसार का शासनकाल लगभग 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यूनानी लेखकों ने उन्हें अमित्रघात कहा है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। यह उपाधि केवल युद्ध कौशल की नहीं बल्कि उनके दृढ़ और संगठित शासन की पहचान थी। सम्राट बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ किया। मौर्य साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और दक्कन तक पहुंच चुका था। दक्षिण भारत के कई क्षेत्र प्रत्यक्ष शासन में नहीं थे, किंतु वे मौर्य प्रभाव में अवश्य थे। इस काल में साम्राज्य की सीमाएं अत्यंत विस्तृत और सुरक्षित थी। सम्राट बिंदुसार के दरबार में विद्वानों और दार्शनिकों का सम्मान बना रहा। यूनानी विश्व के साथ कूटनीतिक संबंध भी कायम रहे। यूनानी शासक एंटियोकस के साथ उनके संबंधों का उल्लेख मिलता है। इन संपर्कों से यह स्पष्ट होता है कि मौर्य साम्राज्य केवल सैन्य शक्ति नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने वाला राज्य भी था। सम्राट बिंदुसार का पारिवारिक जीवन भी इतिहास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके अनेक पुत्र थे। परंपराओं में सबसे प्रमुख नाम मिलता है राजकुमार सुसीम का, जिन्हें युवराज माना जाता था। दरबार में उनका प्रभाव था और वे उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकृत थे। सुसीम के अलावा इसी परिवार में जन्म हुआ एक ऐसे राजकुमार का जिसकी पहचान आगे चलकर पूरे विश्व में फैली, राजकुमार अशोक। राजकुमार अशोक की माता का नाम धर्मा या सुभद्रांगी बताया जाता है। वे किसी राजवंश से नहीं थी, बल्कि सामान्य कुल से संबंधित थी। इसी कारण दरबार में अशोक को प्रारंभ में विशेष महत्व नहीं दिया गया, लेकिन यही बात अशोक के व्यक्तित्व को अलग दिशा देती है। उनमें विलासिता नहीं बल्कि कठोरता, अनुशासन और महत्वाकांक्षा दिखाई देती थी। सम्राट बिंदुसार ने अशोक को आरामदेह जीवन से दूर रखकर कठिन जिम्मेदारियां सौंपी। सबसे पहले उन्हें तक्षशिला भेजा गया, जहां विद्रोह की स्थिति थी। तक्षशिला उस समय एक प्रमुख शैक्षणिक और राजनीतिक केंद्र था। वहां विद्रोह को दबाना सरल नहीं था, किंतु अशोक ने अपने साहस और कठोर निर्णयों से स्थिति को नियंत्रित किया। इससे यह सिद्ध हुआ कि अशोक केवल राजकुमार नहीं बल्कि कुशल प्रशासक भी है। इसके बाद अशोक को उज्जैनी का प्रांत सौंपा गया। उज्जैनी मौर्य साम्राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। यह व्यापार, प्रशासन और सैन्य दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण था। यहाँ अशोक ने कर व्यवस्था, कानून व्यवस्था और प्रांतीय प्रशासन को संभाला। उज्जैनी में रहते हुए ही अशोक के जीवन में एक मानवीय और वैचारिक परिवर्तन की पहली झलक दिखाई देती है। उज्जैनी में ही अशोक का विवाह देवी से हुआ। देवी विदिशा की निवासी थी और बौद्ध विचारधारा से जुड़ी हुई थी। यह विवाह राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत था। देवी ने अशोक के मन में करुणा और संवेदनशीलता के बीज बोए। देवी से अशोक को 2 संतानें हुई, महेंद्र और संघमित्रा। आगे चलकर यही दोनों संतानें बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रसार में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाली थी। सम्राट बिंदुसार के जीवन काल में उत्तराधिकार का प्रश्न स्पष्ट नहीं किया गया था। युवराज सुसीम को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन अशोक की प्रशासनिक सफलता दरबार में चर्चा का विषय बन चुकी थी। यही स्थिति आगे चलकर सत्ता का संघर्ष का कारण बनी। सम्राट बिंदुसार के निधन के पश्चात मगध दरबार में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष प्रारंभ हुआ। परंपराओं में उल्लेख मिलता है कि यह संघर्ष शांतिपूर्ण नहीं था। राजकुमार सुसीम और अशोक के समर्थकों के बीच तनाव बढ़ा। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि अशोक ने सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने कई भाइयों को पराजित किया। भाइयों की संख्या को लेकर मतभेद है। कुछ ग्रंथ संख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, परंतु यह स्पष्ट है कि संघर्ष निर्णायक था। अंततः राजकुमार अशोक मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। राज्याभिषेक के प्रारंभिक वर्षों में अशोक वही नीति अपनाते दिखाई देते हैं जो उनके पूर्वजों की रही थी। सत्ता को सुदृढ़ करना, विद्रोह दबाना और साम्राज्य को सुरक्षित रखना। इस काल का अशोक कठोर, अनुशासन प्रिय और युद्धक नीति में विश्वास रखने वाला शासक था। मौर्य साम्राज्य इस समय अपने शिखर की ओर बढ़ रहा था। प्रशासन मजबूत था, सेना संगठित थी और राजकीय अनुशासन कड़ा था। किंतु इसी शक्ति के बीच एक ऐसा क्षेत्र था जो अभी तक मौर्य साम्राज्य से स्वतंत्र था। वह क्षेत्र था कलिंग, और यहीं से इतिहास एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ने वाला था जिसने केवल अशोक को ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय इतिहास को बदल दिया। यह वह क्षण था जहां शक्ति अपनी चरम सीमा पर थी और परिवर्तन की भूमिका तैयार हो चुकी थी, और यहीं से मौर्य इतिहास अपने सबसे निर्णायक
और विश्व इतिहास को प्रभावित करने वाले चरणों में प्रवेश करता है। सम्राट अशोक के सिंहासन पर आरूढ़ होने के बाद मौर्य साम्राज्य भौगोलिक और सैन्य दृष्टि से लगभग अपने चरम पर पहुंच चुका था। उत्तर में हिमालय की तराइयों से लेकर दक्षिण में कर्नाटक के सीमावर्ती क्षेत्रों तक और पश्चिम में अफगानिस्तान की सीमा से लेकर पूर्व में बंगाल तक मौर्य सत्ता स्थापित हो चुकी थी। सम्राट अशोक के शासन का प्रारंभिक काल उनके पूर्वजों की परंपरा के अनुरूप था। वे एक कठोर, अनुशासन प्रिय और शक्तिशाली शासक थे। राज्य की एकता बनाए रखना और किसी भी स्वतंत्र क्षेत्र को मौर्य अधीनता में लाना उनका उद्देश्य था। इसी नीति के अंतर्गत उनका ध्यान गया कलिंग पर। कलिंग आज के उड़ीसा क्षेत्र में स्थित था। यह एक स्वतंत्र, समृद्ध और समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ राज्य था। कलिंग का भौगोलिक और आर्थिक महत्व अत्यंत अधिक था। इसके नियंत्रण से बंगाल की खाड़ी के व्यापार मार्गों पर अधिकार मिल सकता था। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण का निर्णय लिया। कलिंग युद्ध मौर्य इतिहास ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में से एक माना जाता है। स्वयं अशोक के शिलालेखों के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, उससे कहीं अधिक तो घायल हुए और असंख्य लोग बंदी बनाए गए। नगर उजड़ गए, परिवार टूट गए और भूमि शोक में डूब गई। युद्ध की विजय के बाद सम्राट अशोक ने जो देखा वही उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। शिलालेखों में वर्णन मिलता है कि विजय के बाद उन्हें हर्ष नहीं हुआ बल्कि गहरा पश्चाताप हुआ। रक्त से सनी धरती, रोते हुए स्त्री पुरुष और अनाथ बच्चे, इन सभी दृश्यों ने सम्राट के अंतर्मन को झकझोर दिया। यहीं से सम्राट अशोक के भीतर एक ऐतिहासिक परिवर्तन आरंभ होता है। उन्होंने हिंसा की नीति का त्याग किया और स्वयं को धर्म के मार्ग पर चलने वाला घोषित किया। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अशोक का धर्म किसी एक धार्मिक संप्रदाय तक सीमित नहीं था। यह एक नैतिक जीवन पद्धति थी जिसमें करुणा, सहिष्णुता, अहिंसा, माता पिता का सम्मान, सेवकों के प्रति दया और सभी संप्रदायों के प्रति आदर सम्मिलित था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन उन्होंने कभी उसे राज्य पर थोपा नहीं। उन्होंने बौद्ध संघ का संरक्षण किया, स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया, लेकिन साथ ही ब्राह्मणों, आजीवकों और जैनों का भी सम्मान बनाए रखा। यह उनकी धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण है। सम्राट अशोक के शासन की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका सार्वजनिक संवाद। उन्होंने अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों और स्तंभों का सहारा लिया। ये शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए और प्राकृतिक भाषा में थे ताकि सामान्य जनता भी उन्हें समझ सके। अशोक के स्तंभों पर उत्कीर्ण सिंह मुद्रा आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। उन्होंने प्रशासन को भी नैतिकता से जोड़ा। अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वे जनता के बीच जाए, उनकी समस्याएं सुने और न्याय करें। उन्होंने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जिनका कार्य था जनता के कल्याण की देखरेख करना। पशु बलि पर रोक लगाई गई, अनावश्यक हिंसा समाप्त की गई और चिकित्सा व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया गया। सम्राट अशोक के पारिवारिक जीवन का भी ऐतिहासिक महत्व है। उनकी पत्नी देवी से उत्पन्न पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रसार में अद्वितीय भूमिका निभाई। अशोक ने उन्हें श्रीलंका भेजा जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। वहीं से बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का प्रभाव भारत की सीमाओं से बाहर तक पहुंचा। सम्राट अशोक के उत्तरकाल में मौर्य साम्राज्य की शक्ति बनी रही, लेकिन उनके पश्चात उत्तराधिकार उतना सशक्त नहीं रहा। उनके उत्तराधिकारी अशोक जैसी दूरदृष्टि और नैतिक प्रभाव स्थापित नहीं कर सके। धीरे धीरे केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हुआ, प्रांतीय शासक स्वतंत्र होने लगे और अंततः मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। लेकिन मौर्य साम्राज्य का अंत केवल सत्ता का अंत नहीं था, उसकी विरासत अमर रही। केंद्रीकृत प्रशासन, राजनयिक संबंध, धार्मिक सहिष्णुता, शिलालेखों की परंपरा और नैतिक शासन, ये सभी भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बन गए। मौर्य साम्राज्य ने यह सिद्ध किया कि शक्ति केवल तलवार से नहीं बल्कि विचार और नीति से भी चलती है। और सम्राट अशोक ने यह दिखाया कि एक विजेता सम्राट भी करुणा का मार्ग चुन सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।